सेक्रेटरी राजपुर साहब को याद होगा कि बहुत महीने पहले एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था इंटरनेशनल रिलेशंस पे, आप वहाँ पे उस सेशन को मॉडरेट कर रहे थे, आप उसमें जज थे। वहाँ मैंने कुछ पार्टिसिपेंट्स के जवाब में जब ये कहा कि हिंदुस्तान को बड़े नेचुरल डिफॉल्ट एडवांटेजेस हैं नैरेटिव शेपिंग में पाकिस्तान के ऊपर, और उनकी कितनी बड़ी प्रेजेंस है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, पता नहीं 73 उनकी चेयर्स हैं, दुनिया के हर थिंक टैंक के अंदर उनके लोग बैठे हैं, वही नैरेटिव शेप कर रहे हैं। और ये कैसे कि दुनिया की न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे एजेंसी फ्रांस है, AFP, जैसे रॉयटर्स है, जैसे AP है, एसोसिएटेड प्रेस, जिस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स, FT है जो रशियन एजेंसी है, RT है, इसी तरह जो गल्फ कंट्रीज के अखबार हैं जैसे खलीज टाइम है, वहाँ पे नेशनल है, जितने भी अखबार दुबई से अबू धाबी से चलते हैं, और फिर BBC है, और वहाँ तमाम जो एडिटोरियल स्टाफ है अब बड़ी की पोजीशंस पे वो हिंदुस्तानी ओरिजिन है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलने वाली बहुत बड़ी HR ह्यूमन रिसोर्स एग्जिस्ट करती है। सूरत हाल ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो अंदाज़न 4 मिलियन 40 लाख दिन में बिकती है। मैंने देखा है कि उसके बाद जो हिंदुस्तान टाइम है उसकी तकरीबन 3 मिलियन की करीब कॉपी बिकती है। हिंदू जो छोटा अखबार है नस्बतन उसकी भी 1.5 मिलियन से ज्यादा बिकती है, और सारे अंग्रेजी के अखबार डालें तो दिन में तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा हार्ड कॉपी बिकती है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है वो 50,000 कॉपी हार्ड में दिन में 50-60 हजार से ज्यादा बेचता, क्लेम भी नहीं करता, शायद उससे कम करता होगा। जिसके वजूहत ये हैं कि 400 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी इस वक्त फेसबुक के ऊपर हैं, तकरीबन 30 से 50 मिलियन जो है वो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, और 1.2 बिलियन जो गूगल पे लोग हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी एग्जिस्ट करते हैं। तो यासकुर साहब, ये वो नेचुरल हिंदुस्तान को एडवांटेजेस हैं नैरेटिव शेपिंग करने में दुनिया, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाज बिल्कुल दब के रह जाती है। विद योर एक्सपीरियंस अब हम करें क्या, मतलब ये नेचुरल एडवांटेजेस तो उनके हैं? देखिए मोहित, मैं हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं मगर आपके लिए 3-4 पॉइंट्स जो बड़े बेसिक किस्म के हैं। हिंदुस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान को 1984 में एक्यूज किया था टेररिज्म से, तो ये पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में था, बट द मैसेज टू अस वाज कि पंजाब और कश्मीर में आप लोग बाद आ जाए। हालांकि इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं थी उस वक्त। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1, जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। एक पॉइंट नंबर 1 है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कोई कंसेशन पाकिस्तान को या पाकिस्तान से बात करने की, अब तो वो बल्कि वेरी कंटेम्प्चुअस एटीट्यूड। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही वैलिड है जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो CPEC का है। उसमें पहले आपको पता है कि अमरीकनों ने इतना ज्यादा ऑपोजिशन नहीं दिखाया था, मगर ये जब से हिंदुस्तान के साथ उनके रास्ते बड़े हैं, अब उनके 4 मिलिट्री वेरी फंडामेंटल फाउंडेशनल एग्रीमेंट हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ हो गया, और बड़ा रोल है कि उन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया है कि ये CPEC जो है ये वेस्ट के और इंडिया के वाइटल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 2016 में हम इसको अजीत डोवल को मिले थे, हम 7 या 8 एक्स हाई कमिश्नर हमसे मिले थे। वहां इसने हमें ऑफेंस डिफेंस स्ट्रेटेजी जो थी उसकी बात की थी। उसने ये कहा था, बुनियादी बात उसने ये की थी कि हम थोड़ा सा एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का रोल टेररिज्म में क्या है। वंस दैट इज सेटल्ड तो आप देखेंगे कि हम ये लड़ाई जो है ये पाकिस्तान ले जाएंगे, और हम कोई उसमें रियायत नहीं करेंगे किसी किस्म की। अब उन्होंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब हम पाकिस्तान को अंदर से सॉफन करेंगे और मिलिटरी प्रेशर रखेंगे आपके ऊपर। ठीक है, वो तो नजर आ रहा है। हेलो, वो तो नजर भी आ रहा है खोकर साहब, बड़ी शिद्दत से, आपको नंगा नंगा नजर आ रहा है। नहीं, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच मे नॉट बी लाइक बाय मेनी पीपल। हिंदुस्तान की इस वक्त असेसमेंट पाकिस्तान के बारे में ये है कि ये इस वक्त कमजोर मुल्क है, एंड जब जो कुछ भी करेंगे वी विल गेट अवे विद इट। इसका रिस्पॉन्स जो है, जब जनरल साहब ने जो बातचीत की है, देखिए हर चीज में डिफेंस डजंट वर्क। मैं तो बड़ा इस चीज का फर्म बिलीवर हूं, आई बिलीव इन रियल पॉलिटिक्स। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए आपके पास अगर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है तो आप भी अपने लिए वो एक्शन लें जिनसे इनके मुंह बंद हो और इनके हाथ तोड़े जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है, लेट मी पुट इट वेरी ग्राफिकली, क्लीन द स्पॉट्स। इसका ये मतलब है कि अगर आपको पता है कि 87 और 90 कैंप्स किधर किधर हैं, तो आप एक स्पेशल एक्शन ग्रुप बनाएं, आप भी अपनी हिम्मत दिखाएं। हिंदुस्तान को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये सिर्फ LOC पे तो ठीक है, वो तो आप उसका जवाब देते रहते हैं उसकी, मगर वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं आपकी इंटरनल सिचुएशन का, और वो हर किस्म के। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, जनरल साहब ने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया, खोकर साहब ने भी तायद की उसकी किसी हद तक। अब मेरे सामने जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता तकरीबन 30 बरस में, जब नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की, उसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल नैरेटिव के अंदर इन्वेस्ट किया है जिसमें हिंदुस्तान विक्टिम है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एग्रेसर है। उन्होंने इस नैरेटिव में भी इन्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल न करती तो पाकिस्तानी सियासतदान जो है, पीपल्स पार्टी, PML वगैरह, ये तो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने इस नैरेटिव में भी इन्वेस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जब आए, हालांकि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ IR समझता हूं कि वो बहुत बड़ा ड्रामा था, लेकिन उन्होंने इस नैरेटिव में इन्वेस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी ने तो नवाज शरीफ के साथ दोस्ती करने, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है उसकी फौज नहीं चाहती थी दोस्ती करना हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, इसलिए उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। और उन्होंने इस नैरेटिव को पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार को, जिनसे आपका भी ताल्लुक रहा है, और भी अखबार को मुकम्मल तौर पर बेचा है। तो हमारा जो एडिटर है और एडिटोरियल लिखने वाला है वो भी इंडिया ही के नैरेटिव को बाय करता है, उसके पास अपनी फॉरवर्ड नैरेटिव लिखने की और डेवलप करने की सलाहियत भी नहीं है। तो जो ये बेस कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं वो तो फौरी तौर पर उसका एक डिफरेंट रिएक्शन होगा। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब।
जी बिल्कुल। देखिए, आप भी गए होंगे, हम भी कई इस तरह के बैन अवी कॉन्फ्रेंसों में गए, इंडिया भी गए। अच्छा, वहाँ पे ये बात वो अक्सर करते हैं कि जी आप पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान में तो फौज का कंट्रोल है, फौज से बात करनी पड़ेगी। बाकी जो सियासी लोग हैं वो बेख्तियार है। अच्छा, फिर हमारे कुछ लोग, सियासी लोग जो हैं, उन्होंने इस नैरेटिव को मजबूत करने में अपना हिस्सा डाला है। यानी इनका अभी जो हालिया वाकयात हुए, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा, उससे तो यही साबित हुआ ना कि हम सियासी लोग, वज़ीर आज़म, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और सारे फैसले एक इदारा करता है, वो हुकूमतें लाता है, हुकूमतें बनाता है। तो ये ज़ाहिर नैरेटिव को जो है मजीद मजबूत कर दिया गया। तो वो यही बात करते हैं। अब ये है कि हमने उसका जवाब किस तरह देना है, वो ये है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें मजबूत हो, हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत हो, हमारे यहाँ जो है वज़ीर आज़म वो फैसले कर सकें और ऐसा ना हो कि वो फौज से लड़ाई मोड़ ले, बल्कि फौज के तावन से वो फैसले करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब देखें ना, अभी जो ये बात हो रही है, अगर फर्ज करें अफगानिस्तान में हमारे किरदार की वजह से अमन कायम होता है, तो फिर जो हमारे मसले अफगानिस्तान की तरफ से हैं और जो इंडिया को वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस हासिल हुआ है, उसकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मामला हल हो सकता है अगर ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, बलोच अलीयत की पसंद है, TTP है, दाइश है, अगर उनको वहाँ से निकाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की हिंदुस्तान जाए, कामयाब होने लगा पाकिस्तान की इस कोशिश को। पाकिस्तान कोशिश तो बहुत कर रहा है अफगानिस्तान को एंगेज करने की, लेकिन हिंदुस्तान को भी तो नजर आ रहा है ना कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को एंगेज करके हिंदुस्तान के असल उसूल को कम करना चाह रहा है। हिंदुस्तान कभी उसकी इजाजत नहीं देगा। देखिए, वो बिल्कुल, मैं आपकी बात उसको मानता हूँ कि वो नहीं चाहेगा। वो तो तालिबान से मुज़ाकरात के भी खिलाफ था और वहाँ पे बलोच अलियत की पसंद भी है और TTP भी है। देखिए ना, मुख्तलिफ लोग हैं, सेकुलर, नेशनलिस्ट, जो अपने आप को फिर इस्लामिस्ट कहते हैं, सारे वहाँ मौजूद हैं। उन तक इंडिया की रसाई है। और आपने कहा ना कि TTP और उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स को इकट्ठा किया, हिजबुल अहरार और जमातुल अहरार, लेकिन 4 बलोच अलियत की पसंद ग्रुपों को भी इकट्ठा किया गया और उन्होंने एक महाज बनाया और वो मिलकर हमले करते हैं। ये जो कराची में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ, गवादर में जो होटल के ऊपर हुआ, कराची में जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे, ये इन्होंने चारों ग्रुपों ने मिलकर किए हैं। तो ये भी उन्होंने एक काम किया है कि उनको इकट्ठा कर दिया है, उनको मजबूत बनाने की कोशिश की है। फिर ईरान का भी इसमें एक रोल है और अभी तो हमारी हुकूमत खुलेआम कहती है कि ईरान में भी बलोच अलियत पसंदों के ठिकाने हैं। तो हमें ये ठिकाने जो है ईरान में, अफगानिस्तान में, इनको ख़त्म करने के लिए मजीद सफारती कोशिशें करनी पड़ेंगी। फिर इसके अलावा कश्मीर में ज़ाहिर है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नाराज है, इंडिया से डिसअफेक्टेड है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि वो सियासी ठीक है। जान साहब को आने दीजिए, जान साहब को आने दीजिए इसमें, जान साहब को आने दीजिए, जान साहब कुछ आने दीजिए। जान साहब, जो मुस्लिम माइंड है अभी भी 21वीं सदी में और पाकिस्तान का ज़ाहिर जो मुस्लिम माइंड है वो देखता है चीजों को फिजिकल सेंस में। हिंदुस्तान के पास 90 की आगाज में आज से 30 साल पहले भी फिजिकल फोर्स बहुत थी, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरत जाल बिछाया जिसमें उन्होंने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि हम मासूम हैं, हम पाकिस्तान के विक्टिम हैं, पाकिस्तान और उसकी फौज और एस्टैब्लिशमेंट और ISI हमारे खिलाफ जो है एग्रेशन कर रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी सारे टाइम पीरियड में अब हमारे सामने एविडेंस आ रही है, पिछले 20 वर्ष की मैसिव एविडेंस हमारे सामने आ रही है कि कैसे वो मुंह से अमन अमन करते रहे जो पुराने जमाने में हमारे बाप दादा कहते थे, और साथ ही उन्होंने बगल में छुरी रखी हुई थी, और वो कैसे अफगानिस्तान से उन्होंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जिसकी एविडेंस हमारे सामने आ रही है। आपने, आपके इदारे ने और एस्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान में ऐसी खोखली पॉलिटिकल सियासी क्लास पैदा की 1985 के बाद, जो किसी छोटे से शहर के मेयर से आगे की दिमागी सलाहियत या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं रखते थे। उनके मामला सिर्फ दुकान के, करियाना के छोटे मोटे कारोबार शक्ल करने वाले थे। जब 2008 के बाद उस सियासी लीडरशिप को पाकिस्तान रन करने का मौका मिला तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो मामला थे वो बहुत खराब हो गए, और दर हकीकत पाकिस्तान के इदारों का लैक ऑफ विजन जो है, और जिस क्लास को आपने प्रमोट किया, बार बार गले लगा लेते हैं, बार बार गले लगा लेते हैं, वो चीज अब आपको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। वो देखिए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अयाज सादिक साहब से, जो स्टेटमेंट दिलवाई बिहार के इलेक्शन से पहले, तो इसमें कोई थोड़ी जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट को कि हमने जाली, खोखली, निकम्मी, नालायक पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा की और जेन्युइन पढ़ी लिखी लीडरशिप पैदा नहीं होनी। मोहित, आपने तो चार्जशीट कर दिया ना अदारे को। अगर ये जुर्म हो चुका है तो फिर इसका कफारा क्या है? फिर इसके कफारे का सोचें, क्योंकि जो बात अभी हम कर रहे हैं, जब आज के प्राइम मिनिस्टर ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिकली नहीं सही, मॉरली, बात सुन ले। इमरान खान ने जब नरेंद्र मोदी को यह पैगाम दिया कि आप एक कदम उठाएं तो मैं 2 कदम उठाऊंगा, आए मजाक, जंग नहीं है, बातचीत से मसाइल का हल तलाश करते हैं, क्या उसका हिंदुस्तान से रिस्पांस बातचीत की सूरत में आया? क्या उसका कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिस्पांस आज तक हिंदुस्तान से आया है? बल्कि उसका रिस्पांस तो वो है, रियाज खोखर साहब कह रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि उन्होंने गाली दी, फिर उन्होंने कश्मीर के ऊपर अगर जीरो टॉलरेंस है और अगर ऑफेंसिव डिफेंसिव लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म करनी है, और वो अब एलानिया वो जंग हमारे ऊपर वेज कर चुके हैं, तो क्या अब हम किसी नैरेटिव के मुंतज़िर होंगे? नैरेटिव बेचे नहीं जाते। अफगान जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने अपने नैरेटिव की वजह से कामयाबी हासिल नहीं की 1,40,000 ट्रुप्स के अगेंस्ट, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न आर्मीज के अगेंस्ट। उन्होंने अपने रिजॉल्व से कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान जब नैरेटिव बेचता रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो विद द एब्सेंस ऑफ एविडेंस बेचता रहा है।
हम एविडेंस के साथ जा रहे हैं। हम कुलभूषण यादव जैसा मौकी पकड़ के अपने पास बिठा के उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट्स लेके जा रहे हैं। हम बैंक की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं। हम तो उनको रंगे हाथों एविडेंस लेके दुनिया के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया ये एविडेंस नहीं मानेगी बावजूद, एंड वी ऑल नो इट। दोनों मोहतरम मेहमान भी जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि हमारी पजीराई क्यों नहीं होगी। जब एविडेंस के बावजूद पजीराई नहीं होनी तो फिर क्यों नहीं होगी, इसी का तो मसला है। और क्या करना है इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। मैं रियाज कोकर साहब की तरफ आता हूं। रियाज कोकर साहब देखें, जान साहब तो एक बहादुर आदमी के तौर पे तोप, गोला और बंदूक और बहादुरी और डिटर्मिनेशन की टर्म्स में बात कर रहे हैं। मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि पाकिस्तान में 2008 के बाद एक ऐसी लीडरशिप आई जो दर हकीकत जिस किस्म की पाकिस्तान के चैलेंजेस थे उनको समझने से बिल्कुल यानी वो नाकिस थी, वो समझ नहीं सकती थी। उसके कैपेबिलिटी में, ये रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में था ही नहीं। जिस किस्म की लीडरशिप जो है सियासी पाकिस्तान में आके फैसले करने लग गई कि इतना बड़ा एक मुल्क 200 मिलियन का, उसके न्यूक्लियर कंट्री, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री, हिंदुस्तान जैसा दुश्मन, तो वो उन पेचीदा मसाइल को समझने में बिल्कुल नाकाम हो गई। और अभी जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे ये लगता है एज अ सीरियस स्टूडेंट फेडरेशन की हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वाज वेरी क्लेवर। उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया, उन्होंने समझा कि ये बड़े कमजोर लोग हैं और इन्होंने इन्हें यूजफुल इडियट्स के तौर पे यूज किया। अभी मेरे हाथ में एक हिंदुस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं विवेक कांचू, जिनसे यकीनी तौर पर आप वाकिफ होंगे, अफगानिस्तान के हवाले से रहे हैं। उन्होंने वायर में एक पीस लिखा है, वाई पाकिस्तान डोसियर एंड इंडियन टेररिज्म इज अल्टीमेटली डैमेज्ड। उसमें उनका सेंट्रल आर्गुमेंट यह है कि नरेंद्र मोदी ने तो ताकत में आने के बाद, पावर में आने के बाद पाकिस्तान को बड़ी सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से एंगेज करने की कोशिश की। वो लाहौर में नवाज शरीफ साहब की शादी पे आ गए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने पठानकोट कर दिया। जब हम इसको गौर से देखते हैं तो मुझे ये चीज समझ आती है कि उस पूरे ट्रेलर का बुनियादी मकसद ये था कि नवाज शरीफ, जिनको जाहिर मामला की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में शदीद किस्म के शकूक जो हैं वो पैदा किए जाए। नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद ये सोचा कि मैं कोई माओ जेतुंग या अनवर सादात हूं और मैं कोई हिस्ट्री का बड़ा रोल अदा करने वाला था वो शादी में बुला के उसको मोदी को, और मेरी फौज ने मेरा रास्ता रोका है। तो वो इतने क्लेवर हैं। दिस इज व्हाट आई एम पुटिंग टू यू। तो इस किस्म की लीडरशिप के साथ आप कैसे चलेंगे आगे सर? वेरी गुड पॉइंट। आई मीन लुक एट द ऑप्शंस यू हैव टुडे। और जो इनकी जो नई पॉज है वो उनके बारे में भी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट वी नो व्हाट देयर लिमिटेशंस आर। सवाल देखिए, बात ये है, आप डिप्लोमेसी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके एम्बेसडर जो है यूएन में, जेनीवा में, हर जगह जहां भी हैं, दे आर एक्टिव। मगर ये काम सिर्फ एम्बेसडरों से नहीं होते। हम प्राइम मिनिस्टर को चाहिए जहाज पकड़े और जाकर जनाब एट द हाईएस्ट लेवल लोगों से मुलाकात करें। फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए, आप मुझे ये बताइए कि फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पिछले 3-4 महीने में कितनी जगह गए हैं? वो तो कोविड की वजह से कहीं गए ही नहीं मेरा ख्याल है। आप जरा डिप्लोमेसी जो है जरा ईरानियन से देखिए। उसने जहाज पकड़ा, पाकिस्तान पहुंच गया। उसने जहाज पकड़ा, वो बर्लिन पहुंच गया। उसने जहाज पकड़ा, वो पेरिस पहुंच गया। ऐसे देखिए, मकसद ये है कि दूसरी चीज ये रिसोर्सेज की भी बात है। आई डोंट वांट टू यूज दिस एक्सप्रेशन, मगर ये बड़ी सही चीज है कि थूकों से पकड़े बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। और तीसरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए इंटरनल है, देखिए जो पॉइंट्स ऑफ एलियनेशन होते हैं ना, और जहां पे सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है, उस चीज को खत्म करना चाहिए। ये फौज का काम नहीं है, ये आपके पॉलिटिशियंस का काम है। हम पॉलिटिशियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत उनके बारे में बात भी करते हैं, मगर वो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस चीज में? जब उन्होंने बलूचिस्तान के मामले को तय करने की कोशिश की है, उन्होंने केपी में ये जो कुछ भी हुआ